तो आज का हमारा टॉपिक है नंद डायनेस्टी। वैसे हम पढ़ चुके हैं, नंद डायनेस्टी को देख चुके हैं। 344 बीसी से 322 बीसी तक इसका अंतराल रहा है, समय सीमा रहा है। महापद्मानंद वो राजा थे जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। ये हम देख चुके हैं कि फाउंडर हैं नंद डायनेस्टी के। ही वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सम्राट ऑफ इंडिया। इन्होंने लगभग 15 राज्यों को जीता था। मगध के अंडर में 15 राज्य ये लेकर आए थे। इन्होंने एक कैंपेन चलाया था जिसमें इन्हें पूरा चक्रवर्ती सम्राट बनना था। और उस कैंपेन को जो फॉलो किया था वो किया था गणानंद ने। गणानंद ही वो राजा था। उस समय पर वो सेनापति था जिस समय पर ये पूरे क्या निकली, फर्स्ट सम्राट बनने की कैंपेन करी गई। ठीक है। अलेक्जेंडर ने भी इन्हीं के रेन के टाइम पर क्या किया था, इन्वेजन किया था। केवल अलेक्जेंडर ही वो फर्स्ट व्यक्ति नहीं था जिसने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की। उनसे भी पहले, अलेक्जेंडर से भी पहले ईरानियन इन्वेजन हो चुका था। ईरानी काफ़ी, यानी कि जो हमारे पर्शियन किंग्स थे, जो इस समय पे फारसी बोला जाता है जिसे, तो उनका भी इन्वेजन 6 से 7 सेंचुरी के बीच में हो चुका था। वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहे। उनका भी रोल रहा हमारे एंशियंट में। हम आज की डेट में देखते हैं कुछ चीज़ों को कि किस तरह से जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम क्राउच की स्क्रिप्ट को देखते हैं। तो उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट कहाँ से पड़ा, हम मिरर का जो इस्तेमाल था, काफ़ी चीज़ों को हमें फारसियों से, यानी कि ईरानियन से हमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं। उस चीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। तो वो सभी चीज़ें हमें कब देखने को मिली, नंद डायनेस्टी के दौरान ज़्यादा देखने को मिली। क्योंकि उस समय पर जो आगे देखेंगे, जब हम अलेक्जेंडर को देखेंगे तभी घनानंद कौन था, वो मगध का राजा था, सेकंड किंग। काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। उसने आचार्य चाणक्य को अपने राज्य से बाहर निकालते हुए कुछ अपशब्द बोले, तो उन्होंने एक शपथ ली कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य को अब सिंहासन पर बिठाऊंगा और इसे उखाड़ फेंकूंगा। तो उससे आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं। नंद वंश की पूरा देख चुके हैं, उसी को कंटिन्यू किया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, केवल हम देख चुके हैं कि 3 व्यक्तियों के साथ ही ग्रेट का द ग्रेट है वो लगा हुआ है। 356 बीसी से 323 बीसी। मैसेडोनिया का शाह बोला जाता है, ग्रीस से ये बिलोंग करते हैं, जो आज के समय पे ग्रीस है यूरोप में। इनके फादर थे किंग फिलिप, जो मैसेडोनिया के पुराने राजा थे। इन्हीं को रिप्लेस कर कर अलेक्जेंडर राजा बने। इनके गुरु हैं एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। इन्होंने एक सपना देखा बचपन से ही, ईस्ट वर्ल्ड आने का और दुनिया को कब्जा करने का, कॉन्कुरर करने का। इनके आर्मी जो चीफ थे वो थे सेल्यूकस निकेटर, और इनके नेवी चीफ थे निरकागस। तो अलेक्जेंडर काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व वाला इंसान रहा है। अलेक्जेंडर से पहले एक राजा रहे थे, इनके ही पिता फिलिप। काफ़ी दिक्कतों के बाद अलेक्जेंडर को राजपाट मिला। उसमें भी उसका जो इन्वेजन का जो इसका पूरा सफ़र रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इसने बेबीलोन, फारस, जितने भी हमारे सेंट्रल एशिया के जितने भी शहर थे, सभ्यताएं थी, सबको इन्वेड किया। 336 बीसी में मैसेडोनिया का शाह बना। उसके बाद इसने कॉन्करर करना स्टार्ट किया। सबसे पहले इसने फारस को जीता। फारस को कहा यह जाता है कि, यानी कि आज के समय पर जो आपका ईरान इराक वाला पार्ट है, वो कहा यह जाता है कि जो इनके पिता फिलिप थे उन्हीं के अंडर में रहकर इसने युद्ध लड़ा था ये वाला। लेकिन उसके बाद 336 में जैसे ही उसके पिता की मौत होती है, अलेक्जेंडर राजा बनता है। तो बेबीलोन के डरायस थर्ड को इसने हराया था। वही बेबीलोन वो या आपका जहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी।
अलेक्जेंडर की मृत्यु भी कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में ही हुई थी, जो आपका ये ईरान इराक वाला जो मैं बता रहा हूँ फारस वाला पार्ट है वो। और डरायस थर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। ये डरायस थर्ड यानी कि जो बेबीलोन है, बेबीलोन के बारे में यानी कि ईरानियन के बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी इम्पैक्ट डाला है उसने हमारे कल्चर पर, आज के समय में भी उसका काफ़ी इम्पैक्ट है। उसके बाद में हम देखते हैं अलेक्जेंडर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अशोक के कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं उस पर हमें इस डरायस थर्ड के कुछ इन्फ्लुएंस के बारे में पता, ईरानियन इन्वेजन के बारे में पता लगता है। जो अफगानिस्तान वाले पार्ट में इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं, और वो हमें कुछ इसके बारे में, और जो आज की डेट में खरोष्टी स्क्रिप्ट है उसका जो प्रभाव है हमारी संस्कृति पर, हमारी लैंग्वेज पर, उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। उस चीज़ को हम देखेंगे कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ था। जो अरेबिक कल्चर है, अब अरेबिक लैंग्वेज है, वो इंडिया में किस तरह से आई थी, और जो ईरानियन इन्वेजन है वो कब हुआ था। तो आपका जो ईरानियन इन्वेजन है वो अलेक्जेंडर के इन्वेजन से पहले हुआ था। यानी कि जो ये डरायस थर्ड है जिसे सिकंदर ने हराया, उसको पहले ही भारत से खदेड़ा जा चुका था। यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है जो आप लोगों को शायद ना पता हो, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि डरायस थर्ड वो पहला व्यक्ति था जिसने ये सोचा कि मैं कंप्लीट इंडिया पर कैप्चर कर सकता हूँ, और वो उसी इरादे से कहाँ पर आया? भारत आया। बिल्कुल। जो ये साइरस ऑफ पर्सिया के नाम से जाना जाता था, 588 से 530 बीसी, जो इनके ग्रैंडफादर थे, वो उनका ये पूरा सपना रहा था साइरस का कि वो भारत को जीतें। ये 6th सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच में घटनाक्रम चल रहा है हमारा। उसके बाद देखते हैं कि जो साइरस है वो कभी भी भारत को कब्जा नहीं पाया, लेकिन जो डरायस फर्स्ट था, डरायस फर्स्ट ने उस डरायस फर्स्ट के जो सिपहसालार थे वो काफ़ी इंडियंस रहे। यानी कि डरायस की जो आर्मी में काफ़ी सारे इंडियंस रहे। नमस्कार चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलेक्जेंडर ने एक बेबीलोन के राजा डरायस को हराया था। तो उसी से रिलेटेड देख रहे हैं कि डरायस कौन है। डरायस एक ईरानियन किंग है। अब उसके बारे में, क्योंकि ईरानियन ने जो ईरानियन इन्वेजन हम देखते हैं वो अलेक्जेंडर के इन्वेजन से पहले का इन्वेजन है। ठीक है। यानी कि जो डरायस थर्ड है वो भी भारत आ चुका है, भारत में युद्ध लड़ चुका है भारत से। ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये जो डरायस वाली पीढ़ी है, पूरी साइरस की जो पीढ़ी है, प्रणाम सर, प्रणाम ऋषिकेश। क्या आप सभी को नोटिफिकेशन शो नहीं होता क्या? आप सभी लेट हैं। तो उसी को हम देख रहे थे कि जो बेबीलोन के किंग हैं डरायस, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो पहला इन्वेजन था वो अलेक्जेंडर का नहीं था। यानी कि अलेक्जेंडर वो एकमात्र इंसान नहीं था जो भारत की चकाचौंध को देखकर प्रभावित हुआ। उससे पहले कौन आ चुका है? डरायस भारत आ चुका है, यानी कि ईरानी भारत आ चुके हैं। तो ऐसा क्या था कि ना ही अलेक्जेंडर और ना ही ईरानी कभी सफल हो पाए भारत को जीतने में। वो कौन सा किंग रहा जिसने इन दोनों को रोका, फारसियों को रोका और मैसेडोनिया वालों को रोका? तो वो आपके राजा रहे कुरु। आप ज्योग्राफी में थे नहीं? हाँ, ज्योग्राफी की जो क्लास है उसके बारे में थोड़ा सा अभी सोच विचार करने के बाद ही, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि प्रॉब्लम किस तरह से है, पढ़ाने में थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो किस तरह से कि ज्योग्राफी के जो कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे मैप बनाना, और तुम्हारे अब मैं टाइम वो पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है, उसमें लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड वगैरह, टाइम जोन वगैरह, तो वो सभी चीज़ें मैप पर बताने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं और समझ में भी उसी तरह से आती हैं। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। लेकिन मुझे पढ़ाने में भी उतना ही बढ़िया लगता है। लेकिन मैप बनाना मुझे काफ़ी पसंद है, और जब तक मैप बनाना ना आए ना, ठीक है, जब तक चीज़ें तुम्हारे खुद से हाथों से ना बने,
तब तक वो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। मैंने कोशिश की थी, मतलब ट्राई किया स्लाइड्स पर पढ़ाना, चीज़ें मैंने पीपीटी में डालने की कोशिश की, यानी मैंने पिक्चर्स वगैरह भी डाली, लेकिन वो फ़ील नहीं आ रही थी। तो मैं अभी उसी के उसमें लगा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से वो करना स्टार्ट करूँ, बोर्ड पर ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर। तो ये वाला जो है ये चार्ट बोर्ड है। चार्ट बोर्ड पर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लिखना और दिखना थोड़ा सा साफ नहीं दिख पा रहा है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पर ज्योग्राफी की क्लास कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड इफेक्टिव भी है और आपको अच्छा भी समझ में आएगा। और मुझे थोड़ा सा ना चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्लास जब तक इंटरेस्टिंग ना हो ना, जब तक मज़ा नहीं आता। और चीज़ें मैं खुद, मुझे मैप्स बनाने का काफ़ी अच्छा शौक है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जब तक आपके पास पहुँचे ना अच्छे तरीके से, तब तक उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप, मेरे लग भी रहा था कि आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास में इतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, ठीक है। बल्कि मुझे खुद को पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था स्लाइड्स के ज़रिए, और स्लाइड्स को बनाने में भी काफ़ी सिरदर्दी हो रही थी। तो इस वजह से मैंने अभी यही सोचा है कि जो हमारी उसकी क्लास होगी ज्योग्राफी की, वो बोर्ड पर हुआ करेगी, यानी कि एक कंप्लीट जैसे क्लास होती हैं आपकी नॉर्मल, उसी तरह से जो ऑफलाइन क्लास होती हैं उस तरह से। बस चेंज ये रहेगा कि मैं वर्चुअली रहूँगा, बाकी क्लासेस आपकी बोर्ड पर ही हुआ करेंगी। तो उसी के मैं थोड़ा सा इंतज़ाम में लग रहा हूँ। अभी हो जाएगा, लगभग मुझे 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन हाँ, मैं कंटिन्यू ये वाली जो क्लास है आपकी हिस्ट्री की, वो कंटिन्यू रहेगी। और ज्योग्राफी की क्लास मैं बोर्ड पर ही चाह रहा हूँ कि स्टार्ट हो। आप लोग भी बता सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं अपने, कि किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए। सभी के सजेशन सुने जाएंगे, क्या पता आपके पास कुछ और बेटर ऑप्शन हो। तो उसी के बारे में आर्यन इन्वेजन, जो आपका ईरानियन इन्वेजन था, ठीक है, या फिर बोलें ग्रीक इन्वेजन, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको, मैं यहाँ पर स्लाइड लगाना थोड़ा सा भूल गया, ठीक है। तो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि ईरानियन इन्वेजन के बारे में। तो साइरस जो पर्शिया का किंग था, वो पहला वो राजा था जिसने पेनिट्रेट किया इंडिया की तरफ, और अफगानिस्तान की कुछ पार्ट्स, यानी कि नॉर्थ काबुल और इस तरह से कुछ जो सिटीज़ थे, कैपिसिया जो सिटी था, उसे कैप्चर कर लिया, और वहाँ पर जो कुछ लोकल ट्राइब्स थे, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। तो ये हुआ क्योंकि ये जो ईरान वाला पार्ट है आपका, किससे लगता है, अफ़गानिस्तान से भी कहीं न कहीं टच होता है, ठीक है? तो वहाँ से इन्होंने उसे अपने अंडर में मिला लिया। तो ये चीज़ें जब हमारे यहाँ के भारत, ये कहाँ पर आता था, हमारे अंडर में आता था, मगध के अंडर में उस समय पर था, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों का जब पता लगता है तो काफ़ी युद्ध भी हुए, ठीक है? लेकिन वो एक बड़ा ना तो हम उस चीज़ को हम ईरान से वापस ले पाए, ठीक है? ले पाए, लेकिन बाद में वो हम देखेंगे कि किससे ले पाए और किसने उसे लिया, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कैपेसिया और काबुल को जीतने के बाद में जो डरायस थर्ड था, डरायस थर्ड 515 बीसी, मतलब डरायस फर्स्ट 515 बीसी में भारत की ओर चला, ठीक है। उसने कोशिश की कि जो हमारा अफगानिस्तान वाला पार्ट है उसे पूरा कवर कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो उसी के सपने को लेकर आया डरायस थर्ड। और हाँ, एक और चीज़ आपको एडिशनल बता देता हूँ, ये जो ग्रीक वाला, ये डरायस वाली जितनी भी पीढ़ी है, ये सभी क्या थे, ये ओरिजिनली मर्चेंट थे, यानी कि सौदागर थे। डरायस भी एज अ डरायस थर्ड भी एज अ मर्चेंट आया था भारत में, ठीक है। जैसे आपके अंग्रेज आए थे, उसी तरह से डरायस आया था। डरायस आया था ग्लास को लेकर, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन, उससे पहले हमने कभी भी कांच का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, ठीक है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था कांच को भारत में, तो वो थे ग्रीक, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था, ग्रीक ने। ग्रीक ही वो थे जिन्होंने भारत में कांच का इंट्रोडक्शन किया, ठीक है। तो ड्रायस जो था वो कांच के व्यापार के लिए आया, और बाकी मखमली चद्दर, आपके कालीन वगैरह, इन्हीं सभी चीज़ों के व्यापार के लिए आया ड्रायस थर्ड। मकसद ये था कि मैं
ओरिजिनली एक मर्चेंट था, तो युद्ध कला तो इतनी निपुण नहीं थी उसकी, ठीक है, लेकिन वो ये चाहता था कि मैं यहाँ की इकोनॉमी को अंडर कवर कर लूँ। जो और ये कहाँ पर पहुंचा था, किस राज्य में, जो 16 महाजनपद थे उनमें से किस महाजनपद में पहुंचा था? किसी को कोई आइडिया है कि डरायस थर्ड जो ग्रीक किंग था वो कहाँ पर? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ग्रीक डायनेस्टी थी उस समय पर अपनी पीक पर थी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी डायनेस्टी थी ग्रीक डायनेस्टी। सेंट्रल एशिया पूरा इन्हीं के कब्जे में था, ठीक है। अलेक्जेंडर की जो मैसेडोनिया की जो सल्तनत थी वो बहुत बोनी थी ग्रीक के सामने, ठीक है। फारस के सामने बहुत ज़्यादा छोटी सल्तनत थी मैसेडोनिया। तो आप समझ सकते हैं सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी सल्तनत थी मैसेड फारस, ठीक है। और फारस का ही राजा खुद भारत आया था इस सपने को लेकर कि मैं भारत को जीतूंगा, लेकिन वो कुछ अलग इरादों के लेकर, ठीक है, क्योंकि वो व्यापारी था। उसकी रणनीति जो थी, उसी रणनीति को किसने वो किया था, अडॉप्ट किया था? अंग्रेजों ने, ठीक है। किस किसने अडेप्ट किया था इसी की रणनीति को? अंग्रेजों ने अडेप्ट किया था। यानी कि वो ये जानता था कि युद्ध करके हम जीत तो सकते हैं, यानी कि युद्ध भी कहीं ना कहीं एक बैकअप, लेकिन युद्ध क्या होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। किसी भी सल्तनत को जीतने के लिए युद्ध क्या होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। यानी कि जो मेन प्रोस्पेक्टिव था वो ये था कि आप इनके कल्चर को ख़त्म कर दो, आप चीज़ों को एनालाइज करना सीखो, ठीक है। यानी कि आप ये देखो कि हम किस तरह से किस चीज़ को, अगर आपको ख़त्म करना है तो साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल करो, लेकिन जो दंड दंड और भेद है वो सबसे आखिरी में रखो, ठीक है। साम दाम लगाओ, यानी कि सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर व्यापार लेकर आए, ठीक है। क्या लेकर आए ग्रीक? यहाँ पर व्यापार लेकर आए। किस चीज़ का व्यापार लेकर आए? कांच का, ठीक है। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा डरायस का भी, ठीक है। लग गया होगा थोड़ा बहुत आइडिया आपको डरायस का, कि डरायस कौन था? ग्रीक था। और ग्रीक इन्वेजन जो हुआ था वो इन्वेजन से पहले हुआ था। उसमें हम देखते हैं थोड़ा सा लेक्चर रहेगा, वो किस तरह से रहेगा, वो आपका वर्बली, यानी कि एक स्टोरी की तरह रहेगा। चीज़ों को आपको समझ, चीज़ों का ऐसा लगना बहुत है कि आज की डेट में जो हम नए इस्तेमाल करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, हम कालीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। वॉइस डिस्टर्बेंस अभी क्लियर है? शिवी, सभी की वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है, चलो। नहीं सर, अपना एक बार पेज शशि के रिफ्रेश कर लीजिए। तो यहाँ देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। यानी कि कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन रीजन पर, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। हमारा जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जी में, ठीक है। उस तरह से ही
हैं, वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ हैं जो इंट्रोड्यूस की गई हैं पारसियों द्वारा, यानी कि तो हम ये है कि ये किस तरह से भारत में आए, कब आए, ठीक है। तो आए आपके सभी इसके समकालीन रहे, आपके बुद्ध धर्म के, जैन धर्म के, इन्हीं के समकालीन रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो दुनिया भर में चल क्या रहा था उस समय पर, कौन उस समय पर सुपर पावर था, जैसे इस तरह आज के समय में कुछ सुपर पावर्स हैं कंट्रीज, यूएसए, रशिया है, ठीक है, चाइना। इस तरह से ही उस समय पर कौन कौन सी सल्तनत थी, वो सुपर पावर थी पूरे विश्व भर में। तो जो किंग डरायस की सल्तनत थी, यानी कि जो ग्रीक सल्तनत थी, ग्रीक डायनेस्टी थी, वो सबसे पावरफुल सल्तनत थी पूरे विश्व भर की, सबसे बड़ी सेना थी, सबसे बड़ी कंट्री थी, लार्जेस्ट एरिया कवर करते थे वो। क्या जो किसके अंडर में था, वो ग्रीक के अंडर में था, समझ रहे हो आप? कंप्लीट आपका एरिया है इस चीज, सेंट्रल एशिया का, जो पूरा पार्ट है आपका, और आपका जो नॉर्दर्न एशिया है वो भी किसके अंडर में था, तो ग्रीक अंडर में था। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि पारस कितनी बड़ी सल्तनत रहा होगा, और उसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू था बहुत ज़्यादा, वो डिस्टर्बेंस हो रही है। अब क्लियर है शिवी? ठीक है। तो आप लोगों को आइडिया लग रहा है कि इस समय पर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो ईरानियन इन्वेजन था, वैसे मैं जानता हूँ कि ये जो ईरानियन इन्वेजन है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, यानी कि एसएससी लेवल तक बिल्कुल नहीं पूछता है, ये यूपीएससी लेवल में पूछता है, ठीक है। ज़्यादा डीप हो जाता है, उतना डीप हमें जाना नहीं है। केवल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसी वजह से मैंने इसे स्लाइड में भी नहीं डाला है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया, कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डरायस जो था वो भारत आया एज अ मर्चेंट। उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? उसकी आइडियोलॉजी यही थी, और एक मॉडर्न इंडिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अंग्रेजों की आइडियोलॉजी रही वो बिल्कुल सेम क्या रही, डरायस जैसी आइडियोलॉजी रही। उसने भारत पर कब्जा करना चाहा, युद्ध के माध्यम से नहीं। उसने वो एज अ मर्चेंट आया भारत में, लेकिन उसकी जो अ, एक फिक्स आइडियोलॉजी यही थी कि मुझे भारत पर कब्जा करना है। लेकिन उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा भारत से, ठीक है। स्टार्टिंग में युद्ध लड़े, एक दो युद्ध लड़े, लेकिन बहुत स्मॉल स्केल पर, ठीक है। तो उसके बाद में होता क्या है कि वो एक मर्चेंट के तौर पर भारत आया। उसने उस समय के राजा, और ये हाँ, किस स्टेट में, किन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद में पहुंचा। तो ये इंडस के माध्यम से आया, ठीक है। जो आपका अफगानिस्तान वाला पार्ट है, ये पूरा खैबर पास को कवर करते हुए झेलम रिवर के पास जो आपका कुरु डायनेस्टी थी उसमें आया, ठीक है। कुरु डायनेस्टी के समय जो राजा थे वो राजा बमनी थे। तो ये राजा बम्मी के उसमें गया, कहाँ पर पहुंचा, राजा बम्मी के उस समय पर पहुंचा, ठीक है, जिस समय पर राजा बम्मी राज करते थे। तो राजा बम्मी के शासनकाल में डरायस पहुंचे। डरायस का मानना ये था कि हम भारतीयों को युद्ध में नहीं हरा सकते हैं, ठीक है। उसने काफ़ी हद तक, उसका जो बिजनेस था, व्यापार था, वो बहुत फैल चुका था। जो उस समय की इकोनॉमी थी पूरी कुरु डायनेस्टी की, वो डिपेंड हो चुकी थी पर्शियंस के ऊपर, यानी कि इन्होंने मार्केट को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया था प्रॉपरली। ये जानते थे कि जितना भी मार्केट है अगर हमारे कंट्रोल में होगा, ठीक है, जो इकोनॉमी अगर किसी कंट्री की हमारे कंट्रोल में होगी, तो पूरा का पूरा क्या होगा,
देश हमारे कंट्रोल में होगा। तो उससे क्या किया इन्होंने, राजा पर दबाव बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, क्या किया, राजा पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन चीज़ जो कन्वर्टिंग हुई वो ये हुई कि उस समय पर जो पुत्र थे वो पोरस वापस लौट चुके थे। ठीक है, यानी कि कुरु डायनेस्टी को अब एक नया राजा मिलने वाला था। तो पोरस वापस आते हैं बमनी के पास। उससे क्या हुआ कि डरायस को काफ़ी वो लगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पर जो इसका लड़का था, बमनी का राजा बमनी का, वो मारा जा चुका था इंसिडेंट के दौरान। उसके बाद में डरायस ये चाह जानता था कि इसका कोई, तो इसकी भी क्या पॉलिसी रही, वही वाली पॉलिसी रही जो अंग्रेजों की थी। ठीक है, कि आपका अगर कोई वलीअत नहीं है तो वो जो सल्तनत है वो हमारी हो जाएगी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी रही इसकी। लेकिन आया पोरस ने अंडरटेक किया डायनेस्टी को पूरे अच्छे तरीके से इसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, दराज को भारत से खदेड़ भगाया पूरे में। एक खतरा आता है अलेक्जेंडर का। एलेक्जेंडर के आने के साथ ही कुरु डायनेस्टी में एक और मोड़, वो ये था, यहाँ पर आचार्य जा पहुंचे तक्षशिला से कुरु डायनेस्टी में, क्योंकि वो जान कि अगर कोई राजा है जो इस समय की सबसे बड़ी सल्तनत के राजा को यहाँ से भगा सकता है पूरे व्यापार के साथ, बाकायदा काफ़ी सालों का संघर्ष रहा। उसके परिणाम स्वरूप डरायस भारत से गया। लेकिन इम्पैक्ट तो चीज़ें कुछ जो होती हैं वो कभी नहीं बदलती। ठीक है, आज भी हम खरोष्ठी लैंग्वेज का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम ग्लास का भी इस्तेमाल करते हैं, कालीन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीज़ें हमें अडोप्ट करनी थी वो हमने अडोप्ट भी की, जो नहीं करनी थी वो हमने वापस भेज दी। उसके बाद में डरायस कहाँ पहुँचता है, पारस पहुँचता है। वहाँ पर इसे क्या मिलता है, अलेक्जेंडर। डरायस के द्वार पर अलेक्जेंडर आकर खड़ा हो चुका था। अलेक्जेंडर ने कुछ ही दिनों में डरायस को हरा दिया। उसके बाद अलेक्जेंडर भारत की ओर बढ़ता है। उसकी पहाड़ियों को पार करते हुए कहाँ पर पहुंचता है, नॉर्थ वेस्ट पोर्ट ऑफ इंडस पर, यानी कि इंडस नदी के नॉर्थ वेस्ट पोर्ट पर पहुंच जाता है। जहां पर वो अपने जीवन की डिसाइसिव गोल, मोस्ट डिसाइसिव गोल, सबसे तगड़े ओपोनेंट से मिलता है। दिस वॉर हेडिस्पस 26 BC में, हेडेस्पस यानी कि पोरस किंग जो कुरु थे, कुरु राज्य, उनके साथ इसका युद्ध हुआ अलेक्जेंडर का। के नाम से जानते हैं हम, हेडेस्पस वॉर। और भारत में उसे किस नाम से जाना जाता है, झेलम वॉर के नाम से। झेलम वॉर या फिर हेडेस्पस वॉर बोलते हैं, हेडेस्पस वॉर। और आपका झेलम गया है हेडेस्पस, झेलम को ही क्या बोला गया है, हेडेस्पस बोला गया है ग्रीक भाषा में। क्लियर है, आगे चलते हैं। जो अलेक्जेंडर को, हाँ, अलेक्जेंडर को जो टाइटल है सिकंदर। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि अलेक्जेंडर तो है, ऐसा नहीं है। कि सिकंदर एक टाइटल है जो इसे मिला कब, जब इसने बेबीलोन को फतह किया। बेबीलोन की फतह के बाद इसे टाइटल मिला सिकंदर का। अलेक्जेंडर उसका रियल नेम है, सिकंदर क्या है, एक टाइटल है जो इसे कब मिला, कहाँ मिला, बेबीलोन की फतह के बाद मिला सिकंदर का टाइटल। उसके बाद में देखते हैं हम कि ये भारत आ चुका है। हाइडेस्पस का वॉर हुआ है सिकंदर और पोरस के बीच में, झेलम नदी के तट के पास। उसमें काफी सारे रोल्स रहे हैं, रिजल्ट रहा। ठीक है, रिजल्ट दो तरह से रहा। रिजल्ट के दो पहलू हैं, एक तो इंडियन और दूसरा
मैसेडोनियन या ग्रीक जो राइटर्स हैं वो अलग मानते हैं, इंडियन राइटर्स अलग मानते हैं। ठीक है, सिकंदर का टाइटल किसने दिया? सिकंदर का जो टाइटल था, देखिए ये वैसे तो वहाँ पर कुछ जो रानी थी, एक रानी, मुझे नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो बेबीलोन की उस समय पर बाद में रानी रही, उन्होंने टाइटल दिया था सिकंदर को, मतलब अलेक्जेंडर को सिकंदर का टाइटल। ठीक है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि हाँ, बेबीलोन की फतेह के बाद ही उसे टाइटल मिला था सिकंदर का। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा, जो झेलम वॉर रहा अलेक्जेंडर का। ठीक है, हाँ, एक और बात बता देता हूँ कि बाकी जितने भी युद्ध लड़े सिकंदर ने, ठीक है, वो फेस टू फेस लड़े, यानी कि वो कहीं भी गया किसी भी सल्तनत में उसने सीधा युद्ध लड़ा। लेकिन जो झेलम वॉर हुआ, जो पोरस के साथ युद्ध लड़ा, उसमें काफ़ी पॉलिटिकल वॉर रहा। ठीक है, उसमें क्योंकि पॉलिटिकल क्यों रहा, क्योंकि इस तरफ से कौन जुड़ गए, आचार्य चाणक्य की काफ़ी अच्छी भूमिका रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे, बहुत परेशान किया इन्होंने अलेक्जेंडर को। ठीक है, तो अलेक्जेंडर की एक काफ़ी अच्छी कहावत भी है कि अगर भारत को जीतना है तो पहले हमें ब्राह्मणों को जीतना होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान उसे किसने किया, आचार्य चाणक्य ने। इतना परेशान उसे पोरस ने भी नहीं किया था जितना परेशान चाणक्य ने किया। चाणक्य नीतियों से वो बहुत ज़्यादा परेशान, और पूरे विश्व भर में उसने कितनी सल्तनतें जीती, ऐसा व्यक्ति उसे कहीं देखने को नहीं मिला। और उसके बाद में कहा यह जाता है ग्रीक द्वारा कि पोरस हारे गए अलेक्जेंडर के द्वारा, और पोरस को वापस दे दी गई किंगडम ड्यू टू हिज वैलियर एंड ब्रेवरी। ठीक है, उनकी बहादुरी और शौर्य के कारण, उनकी जो ब्रेवरी थी उसके कारण, पोरस की ब्रेवरी के कारण सिकंदर ने उन्हें उनकी जो किंगडम थी उसे वापस उन्हें सौंप दिया। ठीक है, लेकिन जो इंडियन किंग्स, इंडियन राइटर्स हैं, इंडियन हिस्टोरियंस हैं, उनका मानना कुछ अलग है। उनका मानना इस तरह से है कि यहाँ पर पोरस विजयी हुए थे। पोरस इतने महान व्यक्ति थे कि उन्होंने पहले डरायस को भारत से जीवित भेजा, और उसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर को जीवन दान दिया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि पोरस विजयी हुए थे। उसके वो कुछ प्रमाण देते हैं किस तरह से कि एक शैतान, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्व विजय पर निकला हो और वो जीत कर भी लौट जाए, ऐसा असंभव था। ठीक है, तो माना यह जाता है कि पोरस ने अलेक्जेंडर को जीवन दान दिया था और यहाँ पर लौटने के लिए विवश किया था। और दूसरा जो प्रमाण देते हैं इंडियन हिस्टोरियंस, वो ये देते हैं कि इस युद्ध के बाद जितने भी काबुल के जो पार्ट था, जो हम देख चुके हैं, जो कौन जीता था, जिसने ग्रीक ने जीते थे, डरायस ने जीते थे, काबुल का पार्ट है, वो अफगानिस्तान वाला पार्ट है, वो पोरस के अंडर में आ गया था झेलम के वॉर के बाद। ठीक है, तो ये भी एक क्या सबूत बताता है कि जो युद्ध है वो कौन जीता, पोरस जीता था। ठीक है, कोई भी राजा है, कोई भी संधि है, ठीक है, अगर वो जीतता है तो वो उस राज्य के जो अपने पहले हारे हुए क्षेत्र हैं उन्हें वापस नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, तो अलेक्जेंडर की सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसे मिला, पोरस को मिला था। ठीक है, इस चीज़ के हमें बाकायदा स्क्रिप्ट्स के द्वारा, हमारे जो अवशेष हैं, उनके शिलालेख हैं, उनके द्वारा पता लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है अशोक एडिक्ट। ठीक है, जो अशोक का शिलालेख है अफगानिस्तान वाला, उसमें डरायस का जिक्र है, उसमें खरोष्टी लैंग्वेज का जिक्र है। ठीक है, तो वो भी क्या बताता है, यही बताता है। तो ग्लोबली जो माना जाता है वो ये माना जाता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि थ्रू पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर बट पोरस वाज गिवन बैक हिज किंगडम ड्यू टू हिज वैलियर एंड ब्रेवरी। लेकिन जो प्रमाण बताते हैं वो कुछ अलग बताते हैं। ठीक है, प्रमाण ये बताते हैं कि पोरस विजयी हुए थे, उसके बाद अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, उसका कुछ अलग रीज़न बताते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल आर्मी थी वो घट चुकी थी, जो मैसेडोनिया आर्मी थी वो घट चुकी थी, जो मोरालिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि उनकी इच्छा नहीं थी आगे लड़ने की, क्योंकि जो पोरस थे, पुरुराज थे, वो
काफी आघात पहुंचा चुके थे उन्हें, ठीक है, जाना चाहती थी। काफी एक लंबा अरसा बीत चुका था उन्हें युद्ध लड़ते लड़ते। कहा ऐसा भी जाता है कि उन्होंने कई वर्षों से अपने पोशाक भी नहीं चेंज किए थे। नतीजा आप देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि डेथ ऑफ अलेक्जेंडर। ये माना जाता है कि मैसेडोनिया लौटते समय उस पर कुछ ट्राइब्स ने अटैक किया और वो जख्मी हो गया। 323 बीसी में बेबीलोन ईरान इराक में, ठीक है, मैं बता चुका हूँ ईरान इराक वाला पार्ट ही बेबीलोन कहलाया जाता है, ठीक है। अपनी सिकनेस के कारण उसकी मृत्यु हो गई 323 बीसी में। और उसने अपनी सारी टेरिटरीज किसे सौंप दी? अपने मित्र सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। सिपह सलार था, जनरल था सेल्यूकस निकेटर, आर्मी चीफ था, तो उसी को ही क्या सौंप दी? अपनी कंप्लीट टेरिटरी। अब सेल्यूकस निकेटर भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी सल्तनत का राजा बन गया सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के कुछ अपने, अलेक्जेंडर के कुछ अपने सिद्धांत थे, लेकिन सेल्यूकस निकेटर के कुछ सिद्धांत नहीं थे। वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति नहीं था। काफी क्रूर सोच रखने वाला व्यक्ति था सेल्यूकस निकेटर। उस समय के पश्चात सेल्यूकस निकेटर वापस भारत लौटता है, इस इरादे से कि जो मेरा मित्र नहीं कर पाया, अलेक्जेंडर नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा, मैं भारत पर विजय प्राप्त करूंगा। और अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि पोरस की भी जो मृत्यु है वो भी 323 बीसी में हो चुकी थी, ठीक है। पोरस का जन्म, अलेक्जेंडर का जन्म और पोरस की मृत्यु और अलेक्जेंडर की मृत्यु एक ही वर्ष में, एक ही दिन मानी जाती है, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि दोनों की जो नियति थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो आप देखते हैं हम आगे सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को, आचार्य चाणक्य को। अब इन तीनों के बीच में संघर्ष चलेगा, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना होगी, घनानंद उसमें का इन्वेजन है, आपका ईरानियन इन्वेजन है, ग्रीक इन्वेजन है। ये आपको किस समय पे देखने को मिलेगा? घनानंद के समय पर, मतलब कि आपका नंद वंश के समय पर देखने को मिलेगा। तो वो भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि तक्षशिला में कौन आकर बैठ चुका है? सेल्यूकस निकेटर आकर बैठ चुका है। तो यहाँ पर कौन चिंतित होंगे? यहाँ पर चिंतित होंगे आचार्य चाणक्य, काफी इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। इतिहास में काफी क्रूशियल रोल रहा है। जो हमारी संस्कृति है, हमारे इतिहास, हमारे भारत की संरक्षण किसने किया? आचार्य चाणक्य के संरक्षण में ही ये सभी कुछ हुआ है, ठीक है। तो वही चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि मौर्य वंश की कैसे स्थापना हुई, किस प्रकार से रोल रहा, इतनी बड़ी डायनेस्टी, इतना बड़ा साम्राज्य किस तरह से जन्म लेता है, ठीक है, किस तरह से शुरुआत होती है इस चीज की। तो शुरुआत हम देख चुके हैं कि इससे पहले क्या घटा जा रहा है भारत में, ठीक है। टाइमलाइन 322 बीसी से 184 बीसी, क्योंकि 323 बीसी में किसकी डेथ हो चुकी है? सिकंदर की, ठीक है, और पोरस की भी, राजा पुरु की भी, जो पुरु डायनेस्टी के राजा थे, राजा पुरु, ठीक है। जो ये पुरु डायनेस्टी वाला मैं पार्ट बता रहा हूँ, ये कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है। मगध कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। जो लार्ज पार्ट है इसका। लेकिन उस समय पे सबसे जो पावरफुल स्टेट था वो यही था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो टाइमलाइन है, जो समय है, वो बदलता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है मगध, ठीक है। पावरफुल इस वजह से कि जितने भी अटैक्स हुए वो सभी ऊपर की तरफ से हुए, यानी कि इंडस की तरफ से हुए, आपके खैबर पास के द्वारा हुए। तो वो सभी अटैक्स को किसने झेला और किसने ओवरकम किया? पोरस ने ओवरकम किया, कुरु डायनेस्टी ने ओवरकम किया, ठीक है। तो इसी वजह से, और जो घनानंद है, जो मगध डायनेस्टी है, वो भी इसके अंडर में रही। वो राजा पोरस के अंडर में युद्ध लड़ा है उन्होंने, घनानंद ने युद्ध लड़ा अंडर में आकर, ठीक है। किसके अंडर में? किसका संरक्षण प्राप्त था? राजा पोरस का पूरे भारत को संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया कि जो
फर्स्ट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द एलिफेंट्स इन अ वॉर। ठीक है, जो किंग पुरु थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाथियों को युद्ध कला में निपुण किया और अलेक्जेंडर के विरुद्ध युद्ध कराया। ठीक है, हाँ, टाइमलाइन देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट राजा देखते हैं मौर्यन एम्पायर के। पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक बिंदुसार, अशोका द ग्रेट, कुणाल, संप्रति, दशरथ और बृहद्रथ। क्लियर है, ये कुछ इंपोर्टेंट राजा हैं। टाइमलाइन याद रखनी है आपको। सोर्सेज, मौर्यन हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज हैं कि हमें मौर्य इतिहास के बारे में किस तरह से पता लगता है। दो तरह से पता लगता है। पहला है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि जितने भी हमारे पुस्तकें हैं, जितने भी किताबें हैं, जितने ग्रंथ हैं, ये हमें किस तरह से बताते हैं। तो सबसे सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट है अर्थशास्त्र, जो आचार्य चाणक्य द्वारा लिखा गया है। मौर्य काल के दौरान ही लिखा है इन्होंने। तो अर्थशास्त्र के बारे थ्रू हमें पता लगता है मौर्य वंश के बारे में, मौर्यन हिस्ट्री के बारे में। दूसरा है इंडिका मेगास्थनीज, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज थे, आपके मैसेडोनियन एम्बेसडर थे। ठीक है, इंडिका बुक लिखी है, उससे हमें किसके बारे में पता लगता है, मौर्यन हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। मुद्रा राक्षस, जो विश्वदत्त द्वारा लिखी गई किताब है, उससे हमें मौर्य हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। अष्टाध्याय, जो पनैनी के द्वारा, विनय पिटका उपालि के द्वारा। ठीक है, विनय पिटका एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, हमने देखी थी बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में। तो विनय पिटका भी क्या बताती है, हमारे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताती है। ठीक है, क्योंकि जो मौर्य राजा थे उन्होंने काफ़ी कुछ किया है बुद्धिस्ट रिलीजन को लेकर, बुद्ध रिलीजन को लेकर काफ़ी कुछ किया है। विनय पिटका उपालि, राजतरंगिणी कलहन, महाभाष्य, पतंजलि, ये सभी क्या हैं, ये लिटरेरी सोर्स हैं जो हमें किसके बारे में बताते हैं, मौर्यन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। देखते हैं कि जो मौर्य इतिहास के स्रोत हैं वो कहाँ से पता लगते हैं। साहित्यिक स्रोत हैं ये सभी, अभी हम देख चुके हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा, मुद्रा राक्षस विश्वदत्त द्वारा, अष्टाध्याय पणिनि द्वारा और विनय पिटका उपालि द्वारा, राजतरंगिणी कलहन द्वारा, महाभाष्य पतंजलि द्वारा। आपको राइटर्स का पता होना चाहिए, बुक्स पूछ लेता है अक्सर कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र जो है आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र में लिखा क्या हुआ है। अर्थशास्त्र कंप्लीटली पॉलिटिकल बुक है। ठीक है, इसमें राजनीति शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, किस तरह की हमारे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये होना चाहिए, उस तरह से हमें बताया गया है किसमें, अर्थशास्त्र में। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, मुद्रा राक्षस विश्वदत्त द्वारा लिखी गई है, अष्टाध्याय पाणिनि द्वारा लिखी गई है, विनय पिटका उपालि द्वारा और राजतरंगिणी कलहन द्वारा, और महाभाष्य हमारी पतंजलि द्वारा लिखी गई है। इन्हीं सब में क्या मिलता है, हमें मौर्य साम्राज्य के कुछ स्रोत मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें अशोक के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, पिलर एडिक्ट्स मिलते हैं, केव एडिक्ट्स मिलते हैं, और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिलता है जो रुद्रतमन फर्स्ट द्वारा लिखा गया है, बनवाया गया है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे आगे कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई है। ठीक है, शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, गुफा शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख जो रुद्रदमन फर्स्ट ने बनाया, बाकी सभी अशोक द्वारा बनाए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं, 322 बीसी से 298 बीसी तक इनका साम्राज्य रहा। वैशाली, इन्हें टाइटल दिए गए वैशाल, यानी कि वैशाल का मतलब होता है लोअर कास्ट। ठीक है, निम्न जाति के बोला गया है इन्हें मुद्रा राक्षस में। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो किताब है वो विश्वदत्त द्वारा लिखी गई है, इसमें जिक्र किया गया है इनके टाइटल को लेकर। और दूसरा है संदोकस, इसे बोला गया है इंडिका में मेगास्थनीज द्वारा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सबसे पावरफुल, सुप्रीम। ठीक है, यानी कि वो पहला राजा जिसने, इसका एक अल्टीमेट मतलब है चक्रवर्ती। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त को क्या बोला गया है, चक्रवर्ती राजा बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, इंडिका में मीटिंग विद चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य राजा किस प्रकार से बने, उनका हिस्ट्री काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है,
काफ़ी पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण बालक थे, एक खेल खेल रहे थे, राज खेलम के नाम से राजा राजा का खेल खेल रहे थे। कहाँ पर? अवंती के आसपास, अवंती जो राज्य था 16 महाजनपदों में, उसके आसपास, विंध्याचल पर्वत के आसपास, ठीक है, जो आपकी विंध्याचल रेंज है, ये यहाँ पर आपकी विंध्याचल रेंज पड़ती है। तो इसके आसपास ही चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य को मिले थे। तो आचार्य चाणक्य राजखेलम के दौरान इन्हें देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इनमें एक क्वालिटी है राजा बनने की। वो किस तरह से पता लगती है कि वो काफ़ी मैच्योर डिसीजंस ले रहे थे उस समय पर। तो उसकी उन्होंने परीक्षा ली आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की, और चंद्रगुप्त मौर्य उस परीक्षा पर खरे उतरे थे और उन्होंने एक फैसला किया कि मैं इस बच्चे को प्रशिक्षित करूंगा। ठीक है, उन्होंने उस बच्चे को खरीद लिया। ठीक है, क्योंकि उस समय पर ये क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य एक दास थे। ठीक है, क्या थे? एक दास थे, दास प्रथा चल रही थी गणानंद के समय पर। तो गणानंद के समय पर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। कितने? सिल्वर कॉइन्स देकर, 1000 काश्यपन देकर। काश्यपन बोला गया है सिल्वर कॉइन्स को। ठीक है, जो मुद्रा चलती थी उस समय पर, उस मुद्रा को क्या बोला गया है? काश्यपन बोला गया है। गणानंद के समय में कौन सी मुद्रा, और बल्कि मौर्य वंश में भी यही मुद्रा चली है, काश्यपन के नाम से। 1000 काश्यपन देकर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया और उसे मिलिट्री टैक्टिक्स और पॉलिटिकल टैक्टिक्स सिखाने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऐसा आचार्य चाणक्य ने किया क्यों था। क्योंकि धनानंद ने उन्हें अपने राज्य से, अपने राज्यसभा से निष्कासित कर दिया था। वो हम ये देख चुके हैं कि आचार्य चाणक्य धनानंद के पास गए क्यों थे। क्योंकि सेल्यूकस निकेटर तक्षशिला में बैठ चुका था। उसकी मंशा थी कि मैं आगे बढ़ूं, और धनानंद ही वो व्यक्ति था जिसने अलेक्जेंडर के साथ भी युद्ध लड़ा। तो काफ़ी ताकतवर राजा था, काफ़ी इम्पैक्टफुल था। तो वो जानते थे कि अगर सेल्यूकस निकेटर को हराना है तो मगध की सहायता अति आवश्यक है। अभी जो कुरु डायनेस्टी है वो खत्म हो चुकी है, आगे कोई उनका वंशज नहीं है। वो राजा कुरु हैं, वो भी जा चुके हैं, और किसी भी साम्राज्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो सेल्यूकस निकेटर को हरा सकें। क्योंकि बाकी जितने भी साम्राज्य थे 15 के 15 वो किसके अंडर में थे? मगध के अंडर में थे। ठीक है, जितने भी महाजनपद थे वो किसके अंडर में थे? मगध के अंडर में थे। ठीक है, तक्षशिला के राजा अम्बिराज वो किसके साथ समर्थन में थे? सेल्यूकस निकेटर के साथ थे। 16वां राज्य, 16वां महाजनपद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल एकमात्र सहारा था आचार्य चाणक्य का धनानंद, वो भी उनसे छिन चुका है। तो वो चाहते हैं कि अब कुछ नया किया जाए, इस गद्दी पर किसी ने बिठाया जाए। तो वो कौन था नया व्यक्ति? चंद्रगुप्त मौर्य प्रकार से मिलता है आचार्य, हम देख चुके हैं। ठीक है, तो चंद्र काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी को बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी हमने देखा एक ओवरव्यू कि किस तरह से इनका जो मिलन है वो हुआ है। तो आज की क्लास में कोई भी डाउट है ईरानियन इन्वेजन को लेकर, अलेक्जेंडर इन्वेजन को लेकर, ग्रीक इन्वेजन को लेकर, और आपका जो कोई भी भूमिका है वो मैंने बांधने की कोशिश करी है कि आप अच्छे से समझ पाएँ। क्रोनोलॉजी को समझेंगे। अगर भूमिका में अगर तैयार नहीं करता, पूरा डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे से समझ में आता। क्योंकि हमें बैक स्टोरी का पता होना चाहिए। डायरेक्ट अगर मैं ये बता देता कि कैसे हुआ तो आपको इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। ठीक है, अब हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, मौर्य वंश को आगे से पढ़ेंगे। तो आपको मैं अगर कोई पीछे का रेफरेंस देता हूँ तो वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है या आज की क्लास को यहीं रैप अप करें? चीज़ें क्लियर हैं आपको? ईरानियन इन्वेजन, ग्रीक इन्वेजन, आपका अलेक्जेंडर इन्वेजन, ठीक है, जो इम्पैक्ट रहा, जो रिजल्ट रहा, किसने जो किंग पुरु है, पुरु डायनेस्टी के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में, धनानंद के बारे में, नंद डायनेस्टी के बारे में, और जो स्टार्टिंग है मौर्य वंश की उसके बारे में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं रैप अप करते हैं।